ठीक। क्या हुआ, कुछ बताएंगे? वहीं से शुरू ना हो यस हम सर। लोग, क्या चल रहा था? सर वो रिसर्च डेटा कलेक्शन का। यस, मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा, इसके पॉइंट्स आप लोगों ने शायद लिखे हुए थे। एंड those were the direct personal observation, indirect oral observation, information through local agencies, यस सर। and by schedule and questionnaires. यस सर, ठीक है, ये तो ये बताइए। कुछ पॉइंट्स थे, इनमें कितने डिस्कस हो गए थे? कुछ हो गए थे। और फिर उसके बाद ये सेकेंडरी के थे। वो इंटरनल और एक्सटर्नल आपने बताया था। हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल था। वो तो इंटरनल एक्सटर्नल की तो बात क्लियर हो गई थी। नाउ वी यस आर सर। ऑन द प्राइमरी कलेक्शन मेथड्स एंड द सेकेंडरी कलेक्शन मेथड्स। यस सर। Primary collection methods में direct personal observation means if the researcher or the person is ये directly सारे डिस्कस uh, करने हैं सर। हाँ, ये डिस्कस करना है, चलिए ठीक है। तो डायरेक्टली अगर ऑब्जर्व कर रहा है रिस्पोंडेंट को, देन इट इज डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक, देन इट इज डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इफ यू गोइंग डायरेक्ट टू द पर्सन, means the respondent from whom you are collecting the data for your purposes, then it is direct personal observation. Then this is observation only. You have recorded the things on the basis which you have created in your mind or which you have set it for the purpose of the research. उन basis के आधार पर you are just making an observation. For example, if in any class it is going to be research, what is the interest of the interest in students in the class, then teachers may observe personally. कौन कितना उनकी और क्लासेस में कितना उनको सुनता है, कौन कितना इसके क्वेश्चन आ रहे हैं तो रेलिवेंट आ रहे हैं। these are things are just for the simple example for the observation regarding the personal direct observation। इस तरीके से आप सीधे सीधे कर सकते हैं। देन इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि आप किसी दूसरे से किसी दूसरे के लिए पूछ रहे हो। क्लियर, कि आप डायरेक्ट उससे नहीं बात कर पा रहे हो या अप्रोच आपकी नहीं हो पा रही है, then you have to collect the data of person Y with the help of person A। इसमें उसको जाके कुछ पूछना नहीं है, कुछ और ऐसा करना नहीं है, बस केवल आप उससे पूछो कि यार उसका इंटरेस्ट कैसा रहता है पढ़ाई में, अगर हम लोग पिछले एग्जाम्पल पर रहते हैं, या क्लास की बात आप लोगों के साथ किसी से डिस्कस होती है, ऐसे करके पूछ सकते हैं आप किसी स्टूडेंट से जिसको आपने ऑब्जर्व किया कि बड़ा अच्छा है, तो बोले हाँ होती है, किसके साथ होती है, मिस्टर सच एंड सच के साथ होती है, तो एक दो नाम जो उसने बताया, देन यू कैन मे ऑब्जर्व अगर पढ़ाई की बात इन लोगों के साथ हो रही है, मीन्स दीज पीपल्स कैन बी ऑल्सो यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टडी। दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओरल ऑब्जर्वेशन। ठीक। नाउ इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसीज, कुछ लोकल एजेंसीज के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, देन इट इज अ प्राइमरी डेटा। शुरुआत में कि लोकल एजेंसी ने अपना कुछ करके बनाया हुआ नहीं है, आपने लोगों को लगाया अपनी तरफ से कि मुझे इस पर एक डेटा चाहिए, तो उन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ सेट नॉर्म्स बनाए और उस पर दे हैव डन द रिसर्च और वो डेटा वो आपको अवेलेबल करा दे, देन इट इज प्राइमरी। उनका पहले से किया हुआ है वो आपको अवेलेबल हो जाए, देन इट इज सेकेंडरी। ठीक, तो लोकल एजेंसीज के थ्रू कुछ आपने डेटा कलेक्ट कराए। नाउ बाय द शेड्यूल एंड क्वेश्चनर, the questionnaire is the most important thing when you are going to collect the data। पहले वाले तो केवल ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले के दो, तीसरी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करा रहे हो, मे बी इन द ओरल फॉर्म, मे बी इन द क्वेश्चनर फॉर्म, कि कोई क्वेश्चनर भी आप उनको दे सकते हो और वो आपके बेस पे कलेक्ट कर दे कोई एजेंसी। ठेके पे लोग काम करते हैं
कि हाँ हमारे पास इतने सारे लोग हैं और ये इस काम के एक्सपर्ट हैं, आपके लिए डेटा ला देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट दे दीजिए, तो दैट रिक्वायरमेंट और द टाइप ऑफ डेटा और द फ्लो ऑफ डेटा यू वांट, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीडेड, उसके लिए यू मे ड्राइव सम क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड द क्वेश्चनर। क्लियर है? और हमको लगता है शायद क्वेश्चनर से रिलेटेड अभी आपसे कुछ बात हुई नहीं है। तो क्वेश्चनर और शेड्यूल दो चीजें हैं। व्हेन दीज क्वेश्चंस आर अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर देन इट बिकम्स द शेड्यूल, तब ये शेड्यूल बन जाते हैं। कि एकदम प्रॉपर मैनर में अरेंज हो, इनको कोई लेके जाएगा और डायरेक्टली पूछेगा ही पूछेगा, देन इट इज शेड्यूल। क्वेश्चनर यू कैन मेल डायरेक्टली, क्लियर? आप किसी को मेल कर सकते हो बाय द इलेक्ट्रॉनिक मेल और बाय द कन्वेंशनल मेल सिस्टम, बट इन द केस ऑफ द शेड्यूल्स you have deputed a person to reach such respondent and collect his views in that questionnaire, और वो सेट और एक लॉजिकल फॉर्म होगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द क्वेश्चनर एंड द शेड्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इस डिफरेंस के लिए इस सबसे अधिक डेटा in the when it is in a primary mode is collected by the questionnaires or the schedules. So now we have to know the difference, और ये इससे बहुत इजी और छोटे से डिफरेंस है जिससे काफी कुछ क्लियरिटी आपकी बन जाएगी। ठीक? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चनर कैन बी एडमिसेबल ओनली फॉर द लिटरेट पीपल्स। जो आपके सवालों को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा और उनका जवाब दे पाएगा, उन्हीं को तो आप क्वेश्चनर भेज सकते हो। जो पढ़े नहीं है, जिनको समझने में उन क्वेश्चनर्स को दिक्कत है, उनको आपने अगर एक क्वेश्चनर्स भेज दिया तो उनके लिए यूजलेस है। वो लोगों को देखेंगे, पूछेंगे, उस हिसाब से भरेंगे। अगर उन्होंने लोगों को देख के पूछ के भरा, देन यस यस व्हाट, क्या कहना चाहते हैं पलका? Yes, बेटा, anything you have to say? Okay. चलिए, तो क्वेश्चनर में आपको उनको सेंड करना पड़ेगा कि जो लोग लिटरेट्स हैं, बट इन द केस ऑफ शेड्यूल ये लिटरेट्स पे भी काम करेगा और साथ ही साथ इलिटरेट्स पे भी काम करेगा। क्लियर? लिटरेट को आप शेड्यूल भेजते हो तो वो तो मार्क कर सकता है, कोई भी पूछे तो मार्क करा देगा, लेकिन इलिटरेट्स भी उसको मार्क कर सकते हैं। सामने वाला पूछता जा रहा है और उसको समझ आता जा रहा है कि माय क्वेश्चन इज नॉट वेरी मच क्लियर टू हिम, तो वो कुछ उसके साइड से उसको सपोर्टिव व्यूज या सपोर्टिव क्वेश्चंस बता सकता है कि भाई ये पूछना चाह रहे, तो वो अपनी बात को रिकॉर्ड करा देगा इन द फॉर्म ऑफ द आंसर। पहला डिफरेंस है। क्वेश्चनर को आप मेल कर सकते हो और शेड्यूल को आप मेल नहीं कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया पहले ही। ये दूसरा बड़ा डिफरेंस है। इसमें जो इंटरव्यूअर है, he has to reach the respondent and collect his answers, उसके responses को लेना है। क्लियर? क्वेश्चनर सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, आपने एक बार भेज दिया तो वो अपने आप से ही जो उसमें भरा है वो आपको करना है, बाकी कुछ नहीं होना। बट इन द केस ऑफ द शेड्यूल इट इज नॉट सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द पर्सन हु इज कलेक्टिंग इट। कि अगर आपको लग जाए कि इसमें 2 या 3 ऐसे सवाल हैं जो सिमिलर हैं या जिस पाथ पे आगे जा रहे हैं उस पाथ पे रिस्पोंडेंट आंसर नहीं करना चाहता, तो अच्छा इंटरव्यूअर है या कलेक्टर ऑफ द रिस्पॉन्सेस है, देन वो क्या करेगा कि उन 1-2 क्वेश्चंस पे NA या कुछ ऐसा मार्क करके छोड़ सकता है और उन क्वेश्चंस पे आ सकता है कि जिसको वो आसानी से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये भी तो एक डेटा बनता है कि हमारे इन क्वेश्चंस को इतने % लोग जवाब ही नहीं देना चाहते। लेकिन क्वेश्चनर ऐसा नहीं कर सकता, वहां पे तो उसको मार्क करना ही है, यस या नो, या खाली छोड़ दे। पढ़ा लिखा है तो खुद NA भर दे, वरना खाली छोड़ दे। क्लियर? तो ये एक बड़ा फर्क है कि एडमिनिस्टर जब आदमी खुद करता है, कोई इंटरव्यूअर उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, देन ही कैन एडजस्ट द थिंग्स। देन अब आपके पास फर्दर क्वेश्चनर में आपके पास केवल क्वेश्चंस हैं, शेड्यूल में आप साथ में एक टेबल भी मेंटेन कर सकते हो। क्लियर? कि क्वेश्चंस के आंसर्स पर जो फेशियल एक्सप्रेशंस या आंसरिंग टोन्स
इनसे भी तो हमको एसेस होता है कि वेदर दिस पर्सन इज सेइंग नो, देन व्हाट मच नो इन दिस क्वेश्चन, इज इट रिजेक्टिंग आउटराइटली और इज देयर इज नो विद सम एक्सेप्टेंस। ऐसा होता है ना कि कई दफे हम किसी चीज को हाँ कर रहे हैं पर वो पूरी तरीके से हाँ नहीं है। वो आपको फेशियल एक्सप्रेशन से, साइकोलॉजिकल इफेक्ट से, इन चीजों से कलेक्ट उसका यू हैव गेट सम ग्लिम्पसेस ऑफ इट। तो उनको भी आप एक डिग्री या टेबल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हो कि इतनी यस पूरी 100% वाली समझ आ रही है, इतनी इनको हम रख सकते हैं बिटवीन द कैटेगरी ऑफ दिस परसेंट टू दिस परसेंट। और ये हाँ तो जरूर कर रहे हैं पर इनका जो हाँ करने का तरीका है वो बड़ा सस्पिशियस है, बिलो 40 समथिंग ऑफ टाइप यू कैन मेक जस्ट सपोर्ट फॉर द योर आंसर्स। क्लियर है कि अब आपने उसको टिक किया, आपने उस क्वेश्चन को यस, तो आपने साइड में कोई मार्क बना रखे हैं कि अगर इसके ऊपर हम एक डॉट लगा देते हैं देन द यस वुड बी रिड्यूस्ड बाय दिस वैल्यू, और दो डॉट लगा देते हैं देन इज रिड्यूस्ड बाय दिस वैल्यू। तो इस तरीके से कुछ टेबुलेशन या आप you can do the differentiation in the case when the interviewer is collecting the responses. Now the questionnaire is the indirect method. ये एक indirect method है, while the schedule is the direct method. तो आप डायरेक्टली जा रहे हो। The rate of response in the case of questionnaire is poor. आपके यहाँ कितने सारे सर्वे के क्वेश्चनर्स आते होंगे, क्या आप सारा उसका जवाब दे के भेजते हो? नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तो देना चाहते भी हो तो कभी आलस्य से बाद में कर देंगे, और फिर जब 2-4 दिन बीत गया दिखा रहे यार इसकी तो डेट ही निकल गई, छोड़ो। तो इसका रिस्पांस पुअर हो जाता है। अब रिस्पोंडेंट अगर आके सामने आपके खड़ा हो गया और पूछ रहा है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हो कि आज नहीं 2 दिन बाद आ जाना। फिर 2 दिन के बाद अगर वो आता है तो यू हैव टू, या आउटराइटली यू हैव टू रिजेक्ट, मैं जवाब नहीं दूंगा। क्लियर? तो इस केस में दिस इज आल्सो टाइप ऑफ रिस्पांस कि मैं जवाब नहीं दूंगा। क्लियर है? तो इसमें जो रिस्पांस का रेट है वो हाई होता है in the case of the schedules. Now in the case of the questionnaire this method is expensive, क्योंकि अब आपको बनाना है, भेजना है, तो डाक का खर्चा लगेगा, फिर कलेक्ट करना है। In the case of the schedule this is more expensive, क्योंकि अब आदमी भी लगेंगे उसके साथ में जो लेके जाएंगे, और क्योंकि आदमी काम कर रहे हैं तो हेट्रोजेनिटी इफेक्ट है। आप एक दिन में तो 10,000 क्वेश्चनर मेल कर सकते हो, पर एक दिन में अगर आपको 10,000 लोगों तक अप्रोच करना है तो एक दिन में मैं ये भी मान लूं कि एक आदमी 50 आदमियों को अप्रोच कर सकता है या 100 को भी कर सकता है, तो 100 इंटू 100 10,000, 100 लोग आपको चाहिए होंगे। अगर 100 लोग चाहिए तो उनका आपको टीए डीए और उनकी जो लेबर की पेमेंट है वो देनी होगी, तो इट इज मोर एक्सपेंसिव। क्लियर? ये कुछ बेसिक छोटे से डिफरेंसेस है बिटवीन द क्वेश्चनर एंड द शेड्यूल, ये आपके पास होने चाहिए। फर्दर मेरिट डीमेरिट की बात कर लें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है शेड्यूल रिगार्डिंग टू क्वेश्चनर। क्वेश्चनर आया तो आया मिस्टर एक्स के नाम, और किसी ने भी खोला उनके घर के, उन्होंने कहा भाई ये कुछ आया क्या, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिसने खोला बेटा बेटी ने, भाई बहन ने, उसको कुछ उसमें इंटरेस्ट आ गया, उसने उठा के मार्क कर दिया। तो किसी के नाम की रिस्पॉन्स किसी के नाम से मार्क है। क्लियर? तो उसकी वैलिडिटी, उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं जितनी शेड्यूल की होती है। तो ये क्वेश्चनर्स और शेड्यूल से रिलेटेड बात हो गई। अब हम लोग चल देते हैं जल्दी से अपने किस पर, सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहला था आपके लिए पब्लिश्ड थीसिस। पॉइंट प्लीज बताते जाइएगा, हमको तो आसानी होगी इफ आई हैव स्किप एनी पॉइंट। ठीक, तो पब्लिश्ड थीसिस, पब्लिश थीसिस आपके लिए वो है कि जो कोई भी किसी ने रिसर्च वर्क किया, डॉक्टरेट की, पीएचडी की, तो उसके ऊपर जो वो काम करके अपना कंटेंट बनाता है किसी टॉपिक पर, और फिर वो पब्लिश होता है कि हाँ उनकी पीएचडी अप्रूव हो गई, तो वो जो भी उनका जो उन्होंने थीसिस उस पर लिखी, जो थ्योरी डेवलप की या जो भी काम किया, वो पब्लिश हो जाता है। व्हेन इट इज पब्लिश्ड it is useful for the other researchers who are doing any research in the same field or some allied field, उनके लिए वो काम का हो जाता है।
तो ये है पब्लिश थीसिस। थीसिस मीन्स द वर्क विच इज डन फॉर द डॉक्टरेट, तभी तो थीसिस लिखेगा बंदा। एक बात हो गई है। दूसरी, पब्लिश्ड आर्टिकल्स, ये बोले थे मैंने आपको, पब्लिश्ड आर्टिकल्स में वो आर्टिकल्स हैं जो जर्नल्स में छप रहे हैं। ठीक, जर्नल समझते हैं ना आप लोग सारे, तो वो जो जर्नल्स में छप रहे हैं वो सारे आर्टिकल्स भी आपके लिए द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है। पर आपको सबसे ज्यादा खास ध्यान यहां पर रखना है कि जब आप प्राइमरी डेटा के थ्रू काम करते हो तो आपको क्या करना होता है, केवल ये बता देना होता है कि ये क्वेश्चनर से हम लेके आए या हम शेड्यूल से लेके आए, मेरा सेट ऑफ क्वेश्चनर ये था, इतने लोगों पे हमने काम किया, ये मेरी पॉपुलेशन थी, ये इसका सैंपल है, वट बस। इसके आगे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। बट इन द केस ऑफ द सेकेंडरी डेटा यू हैव टू गिव द रेफरेंसेस ऑफ सच थीसिस और आर्टिकल, या उस थीसिस या उस आर्टिकल के किस पेज या किस पन्ने से आप वो चीज पिक कर रहे हो वो भी आपको देना है। क्लियर? किस समय वो छपा, कौन, अगर थीसिस थी तो उसका पब्लिशर कौन, अगर जर्नल है तो वो जर्नल का नाम क्या और उसका पब्लिशर, महीना, डेट क्या, किस पेज पे वो आर्टिकल है, ऑथर कौन है, तो उसको वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी जहां पर भी आप इसको इंक्लूड करोगे फॉर योर वर्क। Because your authenticity is now dependent towards the other which you have collected from the secondary sources, और उन्होंने भी पहले से कहीं काम किया हुआ है। अब आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो आपको एक बात और मैं बता देना चाहूंगा, क्योंकि आप में से कई सारे लोग हो सकता है रिसर्च की ओर आगे जाएं या किसी को इंटरेस्ट है तो उसके लिए नॉलेज अच्छी बढ़े, कि जब कभी सेकेंडरी डेटा का जिक्र आ जाए तो आपको बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए। सेकेंडरी डेटा में आपको ये रेफरेंस तो देनी ही देनी है कि ये मैंने कहाँ से लिया है, साथ ही साथ वो और ज़्यादा अच्छा है कि उनका भी जो रिसर्च का मटेरियल है उसका भी प्लेगरिज्म आप करा लीजिए, कि उन्होंने जो ये डेटा उठाया था उसमें तो कहीं किसी का ऐसा नहीं था कि जिसको उन्होंने मेंशन ना किया हो। सेकेंडरी जो उनका सोर्स ऑफ डेटा है तो उन्होंने भी तो अपना सोर्स ऑफ डेटा बताया होगा। अगर कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ या जो आपका कोई थीसिस से आप उठा रहे हो काम, जहां से भी आप उठा रहे हो, तो उन्होंने भी तो अपना कोई रेफरेंस दिया होगा ना कि ये जो मैंने आर्टिकल लिखा है इसमें इस पेज पर ये जो चीज है ये फला एक्मेडिशन पहले लिख गए थे, उनकी इस बुक से मैंने पिक की है। क्लियर? तो वो सोर्स भी आप वेरीफाई कर लें। अदरवाइज आपने अगर किसी के सोर्स से उठाया और उनका वो सोर्स ही जेन्यून नहीं है तो टाइटल कांट बी गुड। जो आपने उसमें पढ़ा है प्रॉपर्टी एक्ट में, दैट टाइटल ऑफ द परचेजर इज नॉट गुड एज ऑफ सेलर, कि जो बेचने वाले का टाइटल है, खरीदने वाले का टाइटल उससे अच्छा नहीं हो सकता। आप किसी प्रॉपर्टी के दसियों लाख रुपए दे दीजिए और जिसने आपको बेचा वो उसका मालिक ही नहीं था, तो यू कांट क्लेम कि मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है और मैंने तो 12 लाख रुपए दिए जो तय हुए थे और ये एग्रीमेंट है। बात समझ आ रही है आपको? ये बिल्कुल रूल है, वो ही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। वो भी किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आप किसी के विचार, किसी के काम, उसको आप पिक कर फॉर योर पर्पस। जब सेकेंडरी डेटा में आपसे पहले वाले पर्सन ने उसको जहां पर भी इंक्लूड किया है फॉर देयर रिसर्च वर्क, उसको आप वेरीफाई उस सोर्स को जरूर कर लें कि ये लाए कहां से थे, एंड इफ सच सोर्स इज जेन्यून। अगर उन्होंने वहां पे चोरी कर ली है, रेफरेंस नहीं बताया है और दिखाया और आपने उनका समझ के इस्तेमाल कर लिया, जबकि उसके क्लेमेंट कोई उनसे पहले वाले हैं, मेरी बात समझते आते जा रही है अच्छे से, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम और आपका अच्छा किया हुआ रिसर्च वर्क भी प्लेगरिज्म के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? यस सर। ये यूजी वालों के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट पीजी वालों के लिए बहुत जरूरी है कि कहीं आपको डिसर्टेशन भी देना पड़ जाए, किसी जगह कुछ भी देना पड़ जाए, तो इफ यू आर पिकिंग द सेकेंडरी सोर्स देन प्लीज वेरीफाई कि उन्होंने जहां से आपने सेकेंडरी सोर्स पिक किया वो जो लाए हैं कहीं से, तो क्या उसकी क्या वैलिडिटी है। और आपको और अच्छा काम करना है तो उससे भी पीछे जाके देख लीजिए कि जो रेफरेंस वो दिखा रहे हैं अगर वो भी सेकेंडरी डेटा है तो इसका पीछे का सोर्स क्या है।
तब आप कभी भी प्लेगरिज्म के झगड़े में फंसेंगे नहीं। ठीक, तो सबसे ज्यादा क्या चीज फंसा देती है? रेफरेंसेस। एक चीज दूसरी है कि आप उनकी सेम टू सेम लैंग्वेज कॉपी कर रहे हो, इसको तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, दैट कैन बी एडजस्टेड। बट रेफरेंस, इसमें अनजाने में गलत कोट हो जाते हैं कि हमने तो बड़े अच्छे से उठाया कि ये तो मैं फला बुक से लिया है भाई। अब ये नहीं पता कि वो फला बुक वालों ने कहीं और से कॉपी मार दी थी, तो उनके चक्कर में हम भी चले गए। तो मैंने आपसे क्या डिस्कस कर लिया? सेकेंडरी सोर्स में पब्लिश थीसिस, पब्लिश आर्टिकल, इसके साथ में क्या दिक्कतें हो सकती हैं इन द प्रैक्टिकल अप्रोच, वो भी डिस्कस कर दिए। अब एक बात आ रही है, द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, यू कैन इनलार्ज इट, इसको आप इनलार्ज कर लो। इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, मे बी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, मे बी ऑफ द लोकल अथॉरिटीज, क्योंकि ये भी आपके सारे गवर्नमेंट के ही अंग हैं। केंद्र सरकार की कोई रिपोर्ट हो, राज्य सरकार की कोई रिपोर्ट हो, आपके यहाँ की नगर निगम की, केडीए की कोई रिपोर्ट हो, तो ये सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट की कैटेगरी है। ठीक, फिर इसके साथ आपके कॉरपोरेशंस एक हेडिंग बन सकती है कि जो सेमी गवर्नमेंट है, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, इनकी रिपोर्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो आप स्टिक मत हो जाओ, सेकेंडरी सोर्स का एरिया बहुत लार्ज है। हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट लिखाए हो वो कम हो, उनके बाद भी आपको किसी जगह पर और इससे ज्यादा पढ़ने को मिल जाए, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ था, बिकॉज आपको इनलार्जमेंट देख लेना है कि कहाँ कहाँ तक कोई पॉइंट इनलार्ज हो सकता है। तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट में बी द सेंट्रल, मे बी द स्टेट, मे बी द लोकल अथॉरिटी, मे बी द सेमी गवर्नमेंट, मे बी द नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, इनकी भी रिपोर्ट आपके लिए काम की है। द इंस्टीट्यूशंस विच आर रेगुलेटेड बाय एनी अथॉरिटी, जैसे आपकी सेबी, सेबी गवर्नमेंट नहीं है पर सेबी की रिपोर्ट। समझ आता जा रहा है आपको? ऐसी जितनी इस तरीके की संस्थाएं बन सकती हैं। कोई आप आईसीआई की कोई रिपोर्ट, किसी की भी कोई रिपोर्ट आपके लिए काम करेगी, उस इंस्टीट्यूशन का ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। अगर वो कंपनी है तो वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, उसका नंबर हो आपके पास, उनका वो जो पब्लिश्ड मटेरियल है उसका भी पूरा डेट और किस मंथ में हुआ, ये सारा सब कुछ आप रेफरेंस में दे सके, देन इट कैन बी यूज्ड। तो ये गवर्नमेंट रिपोर्ट वाला पॉइंट काफी इनलार्ज हो जाएगा। क्लियर है? इसमें LIC, GIC, रेलवे सब आ सकती है, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट ना LIC है ना GIC है। ठीक, नाउ द इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, जैसे ही मैंने आपके सामने सेबी का जिक्र किया, तो जितनी भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं इनकी सारी रिपोर्ट भी आ सकती है। ये तो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूशन हो गई। सेम विद द इंटरनेशनल रिपोर्ट्स of the international institution, maybe of the IMF, maybe of the वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, किसी की भी आपकी रिसर्च के लिए जो काम आ रही हो। क्लियर? इन सारी रिपोर्ट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज रिपोर्ट्स ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन आर द फाइंडिंग्स, मीन्स आर द वर्क और द पॉलिसी और द डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज दे हैव। तो वो उनका वो सारा अपना डाटा दे रहे हैं आपको, उसको आप यूज करने जा रहे हो तो उनका रेफरेंस आपको दे देना है। ओके, अब एक पॉइंट है आपका कमीशंस रिपोर्ट। कमीशंस, ये गवर्नमेंट जो कमीशंस बनाती है, सुने ना आपने? मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला कल्याण आयोग, बाल कल्याण आयोग, तो ये जितने हैं ये सब कमीशन है। तो ये भी तो अपना रेस्पेक्टिव फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पास भी तो अपना डाटा है। अगर कोई महिला आयोग है तो वो बता पाएगा कि लिटरेसी ऑफ द विमेंस, क्योंकि उसको तो इस पे भी काम करना है कि लिटरेसी ऑफ वुमेन्स जो है वो कैसी चल रही है और किस राज्य में कितनी चल रही है। द क्राइम अगेंस्ट द वुमेन एंड द टाइप ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन। ऐसे ही अगर कोई चाइल्ड का कमीशन है तो वो उनसे रिलेटेड बात कर पाएगा। अगर लेबर कमीशन है तो लेबर से रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज और डेटा कलेक्ट करता है, वो वहां से अवेलेबल हो सकते हैं आपको। ठीक है, तो एनी कमीशन रिपोर्ट, मतलब क्या है उसका कि विच इज यूजफुल फॉर योर रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन के लिए जो मददगार है उसको आप पिक करो।
तो काफी सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। कोई मेरा लिखा आया हुआ पॉइंट छूट रहा है? एक छूट रहा है केवल, बाई प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा कोई और छूट रहा है बेटा? नो सर, नो सर, बस नाउ, यही है। तो नाउ द बाई प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा आप लोग विचार डाल दें, 1 मिनट सोच के कि ये क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाई प्रोडक्ट आपको क्लियर है कि कुछ चीजें प्रोडक्ट हैं जो हम बनाने के लिए एकदम तत्पर होते हैं या बनाते ही हैं। मीन्स if these administrations or the government institutions are providing some reports, means they are intentionally have collected data for that purpose, that is why they are creating the report. अब इन डेटा को कलेक्ट करने में, इन रिपोर्ट को बनाने में कुछ चीज अपने आप बन जाए, बनाते बनाते धोखे से, दैट इज द बाय प्रोडक्ट। कि हम उसको बनाने तो नहीं चले थे पर बन गई, दैट इज बाय प्रोडक्ट। तो ये तो हो गई बाय प्रोडक्ट। कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ बाय प्रोडक्ट? रिसर्च से हट के कहीं भी कोई एग्जांपल समझ आ रहा है आपको बाय प्रोडक्ट का? यस। नो सर। ऐसे यस सर, कैसे भैया? मोलेसिस, मोलेसिस रिफाइनिंग शुगर Molasses. होती है ये। ओके। मतलब शुगर बनाने चलते हैं आप तो अलग से कुछ बन जाता है। तो सबको समझ आ रहा है इनकी बात? कि जब आपने शुगर केन को क्रश किया तो उसके बाद कुछ वो बाद में किसी फॉर्म में आता है, फिर उसको रिफाइंड करते हैं तो शुगर बन जाती है। और जो रिफाइंड यस होने में थोड़ा कमजोर रह जाता है, ठीक से रिफाइंड नहीं हो पाता, वो मोलाइसिस बन जाती है। जिसको आप लोगों ने अगर हिंदी में खांडसारी नाम सुना होगा, खांडसारी, यस उसकी बात कर लीजिए। यस सर। ठीक। यस सर। तो ये बन जाती है। अब बनाना नहीं चाहते थे वो, पर बन गई। अब हम लोग इसको बाय प्रोडक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, क्योंकि यहाँ तो डेटा बन रहा है, यहाँ तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, वो तो सामने दिखेगा नहीं। इज इट क्लियर? अब आपने गन्ने को क्रश किया और उसका कुछ रॉ फॉर्म बना, फिर यू आर गोइंग टू रिफाइंड इट, जो रिफाइंड हो गया शुगर बन गया, जो उसके बाद कुछ बचा रह गया और रिफाइंड ठीक से नहीं हो पा रहा है तो वो खंडसारी बन गया, मोलासिस बन गई। ये तो सीधी सीधी बात है, सामने दिख रही है। अब डेटा के फॉर्म में कुछ डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो उसका कोई पर्पस है, तो वो आपके लिए क्या है कि रॉ बिल्कुल प्रोडक्ट है, वो आप बनाना चाह रहे थे। अब इसका कोई बाय प्रोडक्ट बन जाए, कैसे संभव है ये? हम एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब आप बताइएगा कितने एग्री हैं इसके साथ। एक नगर निगम डिपार्टमेंट है, उसने ये काम किया, उसके पास बर्थ का डेटा रहता है, आप सबके बर्थ सर्टिफिकेट हमारे आपके सबके बनते हैं। फिर कोई भी आदमी पास ऑन हो जाता है तो उसके पास डेथ सर्टिफिकेट देता है वो। तो दो डेटा तो उसके पास कंफर्म है एकदम, आदमी के आने का और आदमी के जाने का। आपको कोई अलाइव सर्टिफिकेट मिलता नहीं कभी किसी को भी, लेकिन ऑन बेसिस ऑफ दिस डेटा अगर रैंडमली किसी नगर निगम से पूछा जाए कि यार आज से 10 साल पहले आपके यहाँ की जनसंख्या इतनी थी, अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए कितनी होगी, देन व्हाट इज गोइंग टू डू? वो साल दर साल निकाल के बता देगा कि इतने लोग पैदा हुए, इतने चले गए, बाई प्रोडक्ट हो गया वो उसका। साथ में एक उसको लिस्ट में एक टेबल डाल लेनी है, केवल इतनी जगह छोड़ देनी है केवल कि रैंडम अगर आप चेक करने चले जाओ वेरिफिकेशन, तो शहर से बाहर गए हुए लोग और शहर में आए हुए लोग के लिए एक मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा छोड़ देना है आपको, बस। ये बाई प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया। आपने इस पे सर्वे नहीं किया कि कितने लोग रहे, सेंसस नहीं हुई आपकी उस शहर की। आर यू गेटिंग? इसका ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन मीन्स अ रियल प्रोडक्ट। ये किसके लिए है? जो सेंसस कर रहे हैं। अभी आपका सेंसस होगा, हर 10 साल के बाद होता है। वो 21 में हो जाना था, पर ये इसमें आपके अभी इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है कोविड के कारण। तो दैट इज द रियल सोर्स और द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन, दैट इज द सेंसस कि कितने लोग अलाइव हैं। गेटिंग? लेकिन ये बाई प्रोडक्ट वहां बन जा रहा है कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट था, कलेक्शन ऑफ द बर्थ एंड कलेक्शन ऑफ द डेथ।
और एक मेरे पास 10 साल पुराना भी कोई डेटा पड़ा है कि इस शहर में कितने लोग रहते थे, तो हर साल का हम लगभग अंदाजा बता सकते हैं कि इतने लोग होंगे भाई, क्योंकि इतने नए इंट्रोड्यूस हुए और इतने चले गए। हाँ, 2% या 3% का मार्जिन छोड़ दो कि कुछ लोग कहीं बाहर गए होंगे और कुछ बाहर से यहाँ आ गए होंगे, बस। आर यू गेटिंग, इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. दिस टाइप ऑफ डेटा यू कैन से द बाय प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट जगह पर क्रिएट होते हैं। क्लियर? तो ये जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अपने आप में कई तरीके के बाय प्रोडक्ट यार कभी कभार करा देता है, जिसको कि हम अगर चाहें तो यूज हो सकते हैं। तो इज देयर एनी पॉइंट रिमेनिंग इन द कलेक्शन ऑफ methods of the data regarding primary or secondary, या सारे कवर हो गए? यस सर, हो गए। तो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग, कोई भी डाउट्स हो तो बेटा फ्रीली और एकदम बेझिझक होके आप पूछ लें। सर बाय शेड्यूल एंड क्वेश्चनर का थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। अच्छा, बिल्कुल। जब भी आप ओरल काम नहीं कर रहे हो तो बेसिकली ओरल के साथ में क्या है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा इज कंसर्न विद द पर्सन डायरेक्टली हु इज ऑब्जर्विंग। और डिटेल से बात कर लेते हैं हम लोग कि कभी आपको ये भी बताना पड़े कि हाँ भाई ये तो एक टीचर बता देगा कि नहीं ये बच्चा मेरी निगाह में बहुत अच्छा है, तो दूसरा टीचर उसी क्लास का बता देगा कि नहीं इससे कुछ ये वाला ज्यादा अच्छा है। तो उसी क्लास में कोई तीसरा टीचर जा रहा होगा तो वो किसी तीसरे को बता देगा। तो ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? दैट इज ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन। ये रिकॉर्डेड नहीं है। अब अगर इसी चीज को हम 5 या 7 या 10 क्वेश्चन में बना दें, हाँ जी ये ले लीजिए आप सारे बच्चे, ये बताइए आपके पिछली बार मार्क्स कितने थे, एक ऐसा क्वेश्चन हो, फिर आप कितने घंटे पढ़ते हो, फिर आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं तो क्लास में कितने लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसा करके अगर कोई क्वेश्चनर हम बना लें तो आप ये पाओगे कि मोर और लेस अगर 5 टीचर उसका इवेल्युएशन दे रहे हैं इन द ऑब्जर्वेशन तो उसमें काफी हद तक सिमिलैरिटी आ जाएगी, बिकॉज कॉमन रिस्पॉन्सेस तो सबके लगभग एक जैसे होंगे and you can verify your data which you have collected. Observation means you are depend on anything, but by way of the questionnaire you may reach towards the accuracy level. आप धीरे धीरे accuracy की ओर बढ़ाने लग जाते हो। समझ आता जा रहा है आपको? कभी भी आप ओपिनियन पोल देख रहे हो, ओपिनियन पोल में अगर बस्तों पे भीड़ लगी है किसी पोलिंग पार्टी किसी रूलिंग किसी पार्टी के, इससे ये जाहिर नहीं हो पाएगा कि वोट ऑफ परसेंटेज किस पार्टी को कितना पड़ा। उससे ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि जब कोई बाहर निकले उसके बाद आप पूछो उससे, डायरेक्टली मत पूछो यार किसको वोट दे के आए। आप किसी भी जो पार्टीज की जो पॉलिसीज हैं, जो स्लोगन्स हैं, उन पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप बनाइए और उनमें से कुछ लोगों से पूछ लीजिए, तब आपका डेटा ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्लियर? तो क्वेश्चनर का महत्व पहले तो ये समझ आ जाए, और ये प्राइम यू कैन से द प्राइम डॉक्यूमेंट फॉर द प्राइमरी रिसर्च। सर्वे में या किसी भी डॉक्यूमेंट में ऑब्जर्वेशन का उतना अच्छा महत्व नहीं, बिकॉज इट नॉट वेरी वेरीफाइएबल, वेरी वैलिडेट, बिकॉज द इन्फ्रेंसेस आर एडेड ऑफ द पर्सन हु इज कलेक्टिंग सच डेटा। उसकी अपनी सोच भी उसके साथ जुड़ जाती है। बात समझ आती जा रही है आपको? यस सर। अब क्या है कि क्वेश्चनर का महत्व इस जगह पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वैलिडिटी दे देगा, बता देगा इस आदमी से पूछा गया था। अब शेड्यूल इससे ज्यादा महत्व दे देगा, क्योंकि शेड्यूल ये भी बता देगा कि इनको इस आदमी ने अप्रोच किया था, इतने बजे इनसे बात हुई थी, ठीक, लेकिन क्वेश्चनर तो आपने भेज दिया कि हमने इतने लोगों को सेट किया, इतने को जवाब आया। ये काफी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंसेस। क्वेश्चनर इज जस्ट अ सिंपल फॉर्म,
कि उसमें आपने 10, 12, 15, 20 कुछ क्वेश्चन बनाए और उनको आप मेल कर दो किसी को, डायरेक्ट आपका कोई आदमी ना जाए, आप डायरेक्टली किसी से ना पूछो, ये अंडरलाइन करना है आपको केवल। आप किसी को मेल करो, ईमेल करो, ठीक। ऐसे अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, या अखबार में आप अपना क्वेश्चनर निकाल दो कि इसको भर के जो भेज दीजिए प्लीज। तो ये क्या हो गया, ये सिंपल क्वेश्चनर है। यू हैव रीच टूवर्ड्स योर पॉपुलेशन, और रिस्पॉन्सेस आपने पूरी तरीके से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट छोड़ दिए कि वो खुद ही अपना करे, खुद ही अपना जवाब दे और बताए। लेकिन जब आप इस काम के साथ किसी पर्सन को लगा देते हो, क्वेश्चनर यही है, कुछ नया नहीं है इसमें। जब इसके साथ आप किसी पर्सन को लगा देते हो, देन इट्स बिकम द शेड्यूल। इसको थोड़ा सा आपको चेंज कर लेना है, क्योंकि अगर कोई पूछने जाएगा और एक आपने क्वेश्चनर भेजा है, तो उसके साथ में थोड़ी सी आपको क्या होगी कि पर्सनल इंटीमेसी टाइप के भी क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे। कि कोई जाए तो क्या नाम है भाई साहब आपका, तो फादर का नाम क्या है, अच्छा अच्छा, इतना उसको बात करने का मौका तो दोगे। कि क्वेश्चनर का एक सिस्टम भी होता है कि वो हम लोग देखेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ये चलता कैसे है, ठीक। तो इतनी, और उसको सीक्वेंस वाइज सेट कर दीजिए आप। तो अब जो रिस्पॉन्सेस आ रही हैं, दोज आर वेरी मच वैलिडेट एंड वेरी मच क्लियर और एक्यूरेट। ये एक फर्क है कि उसमें एक आदमी साथ में जाएगा और उसको नोट करेगा। क्वेश्चनर आप ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा सेम वही है, पर आपने रिकॉर्डिंग जो की वो अब आपकी 100% वैलिडेट है। अब आपको पता है कि मिस्टर आर से ही बात हुई है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर आर के घर पे भेजा गया तो मिस्टर आर तो नहीं थे, उनकी वाइफ ने ले लिया, उन्होंने मार्क करके भेज दिया और आप नाम चढ़ाए मिस्टर आर को। कल को मिस्टर आर मिल गए, वो बोले नहीं साहब मैंने तो किया ही नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं। कहीं नहीं नहीं नहीं, आपके पते पे रिसीव हुआ, वहां से आया, अरे पता नहीं यार कहाँ गया कहाँ आया। बात समझ आती जा रही है आपको। तो क्वेश्चनियर के साथ कुछ इस तरीके की दिक्कतें हो सकती है, लेकिन शेड्यूल के साथ अब एक गवाही आपके पास है कि जो आपका आदमी लेके गया वो आपको बताएगा कि आज मैं इन से मिला, इनके पते पे पहुंचा, ये इनकी रिस्पॉन्सेस है। क्लियर, ये सबसे बड़ा Yes. डिफरेंस है। तो इतनी बात हमारी आपकी हो गई है, और जल्दी से हम लोग थोड़ा सा कुछ और कवर कर लें कि नाउ कि जो क्वेश्चनर है हमारा, व्हाट इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेश्चनर, ये कैसा होना चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए, जरूरत होगी तो डिस्कस किया जाएगा, अगर जरूरत नहीं होगी, आपको क्लियर हो रहे हैं, देन आपका काम इस पे चल सकता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका, द साइज एंड द अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चनर मस्ट बी अट्रैक्टिव। 8-10 पॉइंट आपको लिखने हैं, तो लिख तो ले ही हम लोग आज कम से कम। द साइज एंड द अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चनर मस्ट बी अट्रैक्टिव। Second, the question should be clearly worded, easily followed, without ambiguity. The questions should be clearly worded, easily followed, without ambiguity. Personal and sensitive questions should be avoided. Questions asked should be adequate and relevant to inquiry. The questions asked should be adequate and relevant to the inquiry. Next, the set of questions must be logically related to the problem under investigation. फिर से दोहरा दे रहा हूं, the set of questions must be logically related to the problem under investigation. Each question must deal with
single idea. Next, questions must be presented in good psychological order, proceeding from general to specific. Proceeding from general to specific. फिर से इस पॉइंट को दोहरा दूं किसी का छूटा हो तो, क्वेश्चंस मस्ट बी presented in good psychological order, proceeding from general to specific. Next, the information obtained should be capable of being tabulated and being subjected to statistical treatments. इसको फिर से दोहरा देता हूं, थोड़ा बड़ा हो गया ये. The information obtained should be capable of being tabulated and being subjected to statistical treatments. ज्यादा नहीं है, एक दो बचे हैं बस. The question may be single alternative or multiple choice or yes or no type. तीन तरीके के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. एक सिंपल ऑल्टरनेटिव, दूसरे मल्टीपल चॉइस, तीसरा यस और नो. देन पेपर ऑफ क्वेश्चनेयर मस्ट बी. इसमें हंसिएगा नहीं, बड़ा आसान टाइप का पॉइंट. आप कहेंगे ये भी क्या पॉइंट बनता है क्या. द पेपर ऑफ क्वेश्चनेयर मस्ट बी ड्यूरेबल एंड स्मूथ. ठीक, तो कुछ इतने पॉइंट हम लोगों ने लिखे. ये बड़ी आसान बातें सबको समझ आ रही होंगी. अब जल्दी जल्दी से छोटे छोटे से डिस्कशन इनको करके आज जितना हो सकता है उतना कवर अप कर लेते हैं. तो पहला आ रहा था साइज एंड अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चनर मस्ट बी अट्रैक्टिव. तो साइज मीन्स आपको क्वेश्चनर ऐसा हो कि जिसके पास पहुंचे पन्ने ना पलटने पड़ जाए उसे ढेर सारे. तो कहे यार ये अच्छा फोकट का काम दे दिया मुझको, चलो हटो, मैं कोई जवाब ही नहीं देता, इतनी फुर्सत किसके पास है. आर यू गेटिंग. तो एक छोटा सा जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन ले पाओ. कोशिश आप करें कि वो अधिक से अधिक एक पन्ने का हो. हाँ, बहुत इन डेप्थ कोई स्टडी है और a different type of you can say the research question is very intensive and very specific subject related. कुछ बड़ी इंटेंसिव स्टडी है तो आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि इंटेंसिव स्टडी में इंटेंसिव इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, उसमें वेरिएशंस भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे. वरना कोशिश आपकी होनी चाहिए कि साइज कैसा हो, ऑप्टिमल. बड़ा होगा तो आपको बिल्कुल जवाब नहीं मिलेंगे, और छोटा होगा तो लोग सीरियस ही नहीं होंगे. जरूरत से ज्यादा छोटा हो जाएगा तो भी लोग सीरियस नहीं होंगे. हाँ ना ना, जब तक वो सीरियस हो तब तक आपका क्वेश्चनर ही खत्म हो गया. ऑप्टिमल और अट्रैक्टिव, कि देखने में भी तो अच्छा लगे. फर्स्ट अपीयरेंस, किसी भी चीज की फर्स्ट अपीयरेंस कैसी है उसकी, तब तो कोई देखने चलेगा भाई. उसको पढ़ेगा तब जानेगा ना. अच्छा, देखने में एकदम अजीब सा आपने बना दिया, मल्टी मिक्स कलर है, अजीब सी डिजाइन है, बहुत अनअट्रैक्टिव है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं लोग, पता नहीं क्या. जब इनका ये इतना अच्छा है, अंदर कौन पढ़े यार. क्लियर है. छपाई अच्छी हो, बाकी सारी चीजें अच्छी हो तो अट्रैक्ट होंगे लोग, तब आगे बढ़ेंगे. तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है. तो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, क्लास के टाइम में इससे ज्यादा अलाउ करता नहीं है आगे. द क्वेश्चंस वुड क्लियरली वर्डेड, कि क्लियरली साफ साफ छपा हो जो भी हो एकदम. देन इजिली फॉलोड, उसकी मीनिंग भी ऐसी हो जो बिल्कुल
जो आप चाह रहे हो उसी हिसाब से आपको मिल जाए, उनमें कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो रहा हो, कोई एम्बिगिटी ना हो। क्लियर है? बिल्कुल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियरली वर्डेड हो और किसी भी तरीके की दुविधा क्रिएट ना कर रहे हो। अगला था छोटा सा और है, पर्सनल सेंसिटिव क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। पर्सनल क्वेश्चंस और सेंसिटिव क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू गेट द रिस्पॉन्सेस और गेट द रिस्पॉन्सेस विच आर करेक्ट और गेट द रिस्पॉन्सेस विच नॉट ऑन नॉट ऑफ द एक्सट्रीम डिग्रीज। अगर आपने पर्सनल सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछे तो जनरली जवाब नहीं मिलेगा, ठीक, और जवाब अगर मिलेगा भी तो इसकी बहुत उम्मीद है कि सही ना मिले। और तीसरा, उसकी डिग्री एक्सट्रीम की, कोई नाराज हो जाएगा तो बहुत ही खराब जवाब देगा जो आपके लिए डेटा नहीं, और कोई खुश होगा तो भी बड़ा अच्छा जवाब दे देगा। तो पर्सनल और सेंसिटिव क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। तो इन 3 पॉइंट्स को हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। फर्दर इससे रिलेटेड कल आपसे कुछ बात हो जाएगी और उसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाना चाहिए। कल परसों से हम लोग नए टॉपिक पे आ जाएंगे। So if you have any query regarding the today's session, then now it is your time to raise it. Yes, beta. No, sir. No query. No, sir. Okay. No, sir. हाँ बोलिए। नो सर। ओके जी, ठीक है। नो सर तो कोई बात ही नहीं है फिर। तो कल हम लोग इससे क्वेश्चनर से रिलेटेड थोड़ी सी और बात करेंगे और कि इसका स्पेसिमेन कैसा हो सकता है, और बस ये थोड़ी सी 1-2 बातें हो जाएंगी और इसके बाद कल की क्लास में इसका हम लोग फाइनल वाइंड अप कर देंगे। तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चनर से रिलेटेड थोड़ा आप देख के आए, देन इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर अस। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।